सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे पीस बोर्ड की अहम मीटिंग के हवाले से जिस पर सबकी नजरें हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पीस बोर्ड में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। जबकि इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेगा। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान के इजराइल को तस्लीम करने यानी रिकगनाइज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा मस्जिद में काबिज़ इजरायली इंतज़ामिया के इक़दाम मज़ीद संगीन हो गए हैं, जहाँ इमाम मस्जिद को एक हफ़्ते के लिए बेदखल करते हुए रमज़ान में यहूदी आबादकारों के मस्जिद में दाखिले का वक्त बढ़ा दिया गया। इसी दौरान ईरान के साथ भी सिचुएशन बदल रही है और धमकी जो है वो अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त संगीन होती चली जा रही है। इसमें ये कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया गया है कि अमरीकी जो फ़ौज है वो हर तरह से रेडी है इसी हफ्ते इस पर अटैक करने के लिए। ईरान पर हमला हो सकता है अगर वो एक गो अहेड उनको देते हैं। ये अब अमरीकी सदर ट्रंप पर मुनहसर है कि वो गो अहेड इसके लिए देते हैं या बातचीत से मामला आगे बढ़ता है। सो ये मामला हमारे सामने मौजूद हैं, पीस बोर्ड का इजलास और उसके साथ साथ ये वाले मामला। इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किए। दोनों को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले पीस बोर्ड के हम देख रहे हैं कि जो मकासद सेट किए गए हैं उसके हवाले से भी सवालात हैं कि उसमें चूँकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसकी हम देख रहे हैं कि उस पर भी कई क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा प्रेशर भी है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने पर पाकिस्तान के अंदर से भी कई आवाज़ें जो हैं मुखालिफ उठ रही हैं। सो पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान भी है। क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन हैं इस सारी सूरत हाल में? नहीं, पाकिस्तान ने तो अपनी जो इस वक्त खारजा पॉलिसी के मुताबिक, और खारजा पॉलिसी क्या है, जो बदलते हुए हालात व वाक़यात हैं उससे मुताबिकत रखते हुए उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। पाकिस्तान के पास दो चॉइस थे, या तो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो या ना हो। अगर शामिल होने पर उसके क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, नुकसान आपने एक बता दिया कि उस पर नुक्ताचीनी हो रही है। जिन लोगों ने ये फैसला किया है, हुकूमत ने फैसला किया है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो, हमारे अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें कितनी मंतिक है, कितनी लॉजिक है, उस पर बात कर लेते हैं चंद लम्हों में। लेकिन दूसरा इसका ये था कि शामिल ना होते दो नुकसान होने थे। पहला नुकसान ये होना था कि आप एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे दोस्त हमारे शामिल हैं, मिडिल ईस्ट के, गल्फ के, जिनसे हमारा वास्ता ताल्लुक जुड़ा हुआ है, जिनसे हमारी इकोनॉमी, जिनसे हमारे बाकी बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं और जिनसे हमारा हमेशा हर दौर में मुसीबत में जिन्होंने हमारा साथ दिया है, उनसे भी उनकी भी हम अनाद ले लेते साथ में। और दूसरा उसका नुकसान ये था कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते, अमेरिका से भी ताल्लुकात ख़राब कर लेते। तो या तो हम इतने मजबूत होते ना कि सारों के से ताल्लुकात ख़राब करके अपनी तौर पर हम अपना एग्जिस्ट कर जाते तो बहुत अच्छा था। ये नुक्ताचीनी भी बड़ी अच्छी थी और मैं भी इसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ बोर्ड ऑफ पीस का। मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अक़वाम मुत्तहिदा में खिदमात मैंने अंजाम दी है और मुझे पता है कि इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क पे पूरा नहीं उतरता है। और उसमें अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि यस इट कुड बी एन अल्टरनेट टू द यूनाइटेड नेशंस, जो कि दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन मेरे सामने उससे सबसे बड़ी खबर ये थी, सबसे बड़ी हकीकत ये थी कि एक जेनोसाइड चल रहा है और मुसलसल मुतवातर चल रहा है। 72,000 अफराद शहीद हो गए, OIC की 4 सरबराहान की मीटिंग हो गई, यूनाइटेड नेशंस की 6 रेजोल्यूशन पास हो गए, 1 वीटो हो गया, कुछ ना हो सका, जेनोसाइड उसी तरह चल रहा था। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है इसको हेड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छे हैं, खराब हैं, बुरे हैं, नहीं है, वो अपनी जगह पर, उन पर भी बड़ी नुक्ताचीनी होती है, अपने ही मुल्क से होती हैं। लेकिन अगर इस बोर्ड ऑफ पीस के अनाउंसमेंट के बाद सीज फायर हो गया, पहले रोजाना 100 आदमी, उससे ज्यादा वो शहीद कर देते थे, अब भी गलत करता है इजराइल, 2, 4, 6 रोजाना जो है उसके पास बहाना है।
सीज फायर को वायलेशन का 800 के करीब। लेकिन वेस्ट बैंक का जो लार्ज एरिया उसकी एनेक्सेशन के हवाले से भी अब हम देख रहे हैं ना कि कंडेमनेशंस आ रही हैं। नहीं देखिए, अब अगर बोर्ड ऑफ पीस की हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट बैंक को फिर अलग बात कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस में वेस्ट बैंक का कोई तस्करा नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 2803 में वेस्ट बैंक का कोई तस्करा नहीं है। तो ये आज जो मीटिंग हो रही है उसमें कोई वेस्ट बैंक का कोई एजेंडा क्योंकि इसके मैंडेट में नहीं है इसलिए शामिल नहीं होगा। हालांकि हमारे दिल से बहुत अजीज है मुसलमानों के लिए वेस्ट बैंक, मस्जिद अक्सा हमारे लिए तो सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है बड़ी टेक्निकल किस्म की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही है। वेस्ट बैंक पे इजराइल तो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, मजीद कब्जा कर रहा है। उसने रजिस्ट्रेशन का कानून पास कर दिया है, जैसे इंडिया ने सिटीजनशिप का कानून पास कर दिया था और लोगों को, माइनॉरिटीज को अपने सिटीजनशिप से खत्म कर रहे थे, इसी तरह वो भी कर रहे हैं। इस पे आप पूरा प्रोग्राम कर लीजिएगा या इस पे एक आध सवाल बाद में करने ताकि नाज़रीन को क्लियर हो जाए। इस वक्त क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस का मैंडेट जो है वो 20 पॉइंट्स का वो मुख्तलिफ है, वेस्ट बैंक उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आज प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे पास इस वक्त दो चीजों का एहतमाल है, दो बातें हैं कि पाकिस्तान क्या डिसार्म कराएगा फलस्तीनियों को। एक तो हमारे लिए ये कौम के लिए जानना जरूरी है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में हिस्सा या ना ले। अगर हिस्सा नहीं लेता है तो एक पाकिस्तान की मजबूत और मजबूत आवाज फलस्तीनियों ने जो हमेशा सुनी है वो ऑन ग्राउंड वो नहीं देख सकेंगे उसको, बाकी ममालिक वहां मौजूद होंगे। दूसरा उसका नुकसान ये है कि आईएसएफ क्या हमास के अगेंस्ट नहीं लड़ेगी, उनको मारेगी नहीं? क्योंकि हम ये भी देख रहे थे कि इस हवाले से बड़ी तनकीद थी। जी हाँ, ये तो हमारी ज़हनी इख्तरा है ना। हम देख लेते हैं कि 20 पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, अभी उसको देख लेते हैं। 20 पॉइंट्स के जो नुकात हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम हमास को ये फोर्स हथियार डलवाएगी। उन्होंने कहा हमास हैज टू बी डीमिलिटराइज। आज जो बात होगी उसमें मैंडेट शामिल होगा ना। अगर डीमिलिटराइज हमास ने करना है तो उसके लिए उन्होंने पुलिस फोर्स बनाना शुरू कर दी है, उसके लिए एक चीफ उन्होंने मुकर्रर कर दिया है, अली शाहान उसका नाम है, जो कि वहाँ के गवर्नेंस को देखेगा और पुलिस भी वहाँ आज ही अनाउंस हो जाएगी। जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज से, वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स से, तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर वो पुलिस फोर्स के सामने उनके हथियार डाले जाते हैं और उनको जो उनसे तय हुआ है, तय क्या हुआ है, जो बोर्ड ऑफ पीस का 5वां नंबर उसका नुक्ता है उसमें दिया हुआ है कि हमास को हम एमनेस्टी देंगे। हमास अपने आप को डिमिलिटराइज जब मिलिटराइज करेंगे तो उनको हम एमनेस्टी देंगे। जो रहना चाहे वहाँ वो कोई अपने गारंटी देगा कि वहाँ उसमें हथियार नहीं उठाएगा, वो रहे। जो जाना चाहे वहां से उसको सेफ पैसेज देंगे, ये दिया। अब वो कौन इंश्योर करेगा? इंश्योर वही करेगा जो कोई थर्ड पार्टी वहां, जो ये ममालिक हैं जो अपनी फोर्सेज भेजेंगे, जो बोर्ड ऑफ पीस में है, वही इस बात को इंश्योर करेंगे ना। और कौन करेगा वहां? अगर ये भी ना हो तो इजराइल वही अपनी हठधर्मी, वही जेनोसाइड, वही हरकतें जो आज से पहले करता रहा है वो बाद में भी करता रहेगा। देखिए ना, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास हुई, उसमें 2712 रेजोल्यूशन पास हुई, अडॉप्ट हुआ, उसको नहीं माना, 6 रेजोल्यूशन को नहीं माना उन्होंने। तो अब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का ताकतवर सदर इस बोर्ड ऑफ पीस को की रहनुमाई कर रहा है। इसमें इतने ममालिक शामिल हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसने कुछ करना है। उसका अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस पे इन्वॉल्व है, उसकी अपनी पूरा कैपिटल। टेक ले लूं। इत्तेशाम साहब, आपकी आज की पीस बोर्ड मीटिंग से क्या तवक्कुआत है और पाकिस्तान किस हद तक जो है कंसेशंस ले सकता है गजन्स के लिए? देखिए, हम ना दो बड़ी चीज़ें जो डिस्कस होनी है और फाइनलाइज होनी है। असल तो बात वही है ना कि पहली तो बात ये है कि जी ये जो सीज़ फायर हुई है इसको कैसे कंसोलिडेट करना है। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी और मेरा ख्याल उनकी हुकूमत पे भी बड़ा बोझ है। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी सीज़ फायर हो चुकी है, इसके बावजूद वायलेशन कितनी तेज़ी के साथ हो रही हैं, लोग रोज़ाना की तादाद में मारे जा रहे हैं, लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। यहाँ तक क्या है कि तुम्हें बताओ डॉक्यूमेंट तुम्हारी ज़मीन किधर है। एक तो ये बात होगी, दूसरी होगी जो मल्टी बिलियन डॉलर अपना रिकन्स्ट्रक्शन प्लान है उसको मंजूर किया जाएगा। अब तीसरी बात जो बहुत बहस में आई, डॉक्टर साहब ने भी बात की, मैं भी उनसे पूछूंगा, मेरे ज़हन में एक सवाल आता है। देखिए, हमने इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इसराइल को तस्लीम करने वाली बात, मेरा ख्याल है वो तो इस वक्त उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ना इस वक्त कोई बात हो रही है, ना ऐसा कुछ सिलसिला बन रहा है। अब्राहम अकॉर्ड पे अमल की बात उस वक्त हो सकती थी जब ये गज़ा वाली लड़ाई ना होती और ये सिलसिला इसराइल के साथ ना होता, जिस पे सुना है सऊदी अरब भी नाराज़ है। उस वक्त तो मामला बड़े करीब चले गए थे, अब वो मामला बहुत दूर चला गया है तस्लीम करने वाला। अब सवाल ये है कि जी जो एश्योरेंसेस पाकिस्तान मांग रहा है, जो
बहुत खबरें आई हैं कि जी कमिट किया जाएंगे पाकिस्तान के ट्रुप्स वहाँ पे, फिर क्या होगा। कुछ बातें डॉक्टर साहब ने बताई। देखें जो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, जो पता चलता है हम ना, उसमें तो यही है, सीधी सीधी बात है कि जी मैंडेट क्या होगा, या ISAF का मैंडेट क्या होगा, और ये कलेक्टिवली 8 मुल्क जाएंगे। अभी तो बताएंगे किसने कितने ट्रुप देने हैं। 20,000 पहले कहे थे, बहुत पहले इंडोनेशिया के सदर ने, अभी भी खामोश हो गए हैं, वो बात अभी तक कहाँ गई है कहीं नहीं पता अभी तक। तो अभी तो ये है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी ब्लैक एंड वाइट, अमेरिकन को भी पता है। और मेरी सलाह ये है कि ये फील्ड मार्शल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे म्यूनिख में ये बात बता दी है मार्को रूबियो को कि आपको पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात का पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह का हम फैसला करते हैं तो पब्लिक ओपिनियन कितनी तेज़ी के साथ बदलती है। और ये हम कभी भी रिस्क नहीं लेंगे कि इस तरह करके बगैर कोई अम्ब्रेला के, बगैर किसी तरीक़ाकार के फ़ौज वहाँ भेजी जाए, और फिर आप अगर बैठ के आप ये सोच रहे हैं कि हम जाके डिसआर्म करेंगे बाकियों के साथ मिलके, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी अभी नौबत नहीं आई। बुनियादी तौर पर तो ये कि रिकन्स्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट हो, और फिर ये कि वेस्ट बैंक को जो इनेक्ट करने की बात हो गई है नेतन्याहू की तरफ से, उस पर बड़ा गौर हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमने देखें चंद दिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं इजराइल के, उनका नाम है नटाली बेनेट। ये वहाँ पे गए वहाँ पे, और ये जो एक मीटिंग होती है, ये जितनी वहाँ पे US में ज्यूश की तंजीमें हैं उनके सदूर को बुलाया गया वहाँ पे क्या चीज़ें तय हुई। देखें एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम आज लिख रहा है कि ये नेतन्याहू अहमक बना रहा है, बड़ा लफ्ज़ किया कि ही इज़ मेकिंग फूड टू ट्रंप, और ज्यूश कम्युनिटी को भी अहमक बना रहा है वहाँ पे। दूसरी तरफ वो कम्युनिटी के लोग वहाँ पे ये बैठ के फैसला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी अब हमारे लिए तो मसला बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, बड़ी हद तक ईरान न्यूट्रलाइज हो गया, अब आके रह गए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब। अब वो ये कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की मिलके एक नया डिफेंस पैक्ट बनाएंगे, और एक नई, वो बल्कि कह रहे हैं कि एक सुन्नी फोर्स दुनिया में बनाई जा रही है, सुन्नी का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है आमना कि देखें एक तरफ तो इजराइल को तकलीफ़ है इस बात पे कि टर्की, उसका तो उन्होंने मना ही कर दिया, पाकिस्तान पे भी उनके एतराज़ात हैं। हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा एतराज़ है। हिंदुस्तान को आप देखें उनका क्या ताल्लुक़ वास्ता है इनसे। उनको ये लग रहा है कि ये पीस बोर्ड, ये गज़ा के मामला ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान दोबारा किसी तरीके से पीस बोर्ड में ले जाएगा इसको कश्मीर के मसले में, क्योंकि वो पैरेलल यूनाइटेड नेशन के वो एक अदारा खड़ा किया जा रहा है, तो वो एक उनकी मुखालफत हो रही है। आमतौर पे तो लोग इसको इस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक मिडल पार बनने की एक तवक्को कर रहा है, और उसको एक बड़ा ग्लोबल रीजनल सतह पे पाकिस्तान से वो तवक्कुआत की जा रही हैं, एक बड़ा रोल दिया जा रहा है। ये तो अच्छी बातें हैं, डॉक्टर साहब ने भी बातें की हैं। डॉक्टर साहब मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, वन लाइनर, ये जो इतना प्रोपेगेंडा किया, मलिया लोधी ने लिखा कि जी बड़ी जल्दी की पीस बोर्ड में जाने की, अभी तो देखें यूरोपियन यूनियन का कोई बनना नहीं गया। एक तो ये कि ये क्या, इसकी वजह क्या हो सकती है कि वाकई उनके आपके ख्याल में रिजर्वेशन ठीक है, और दूसरा ये कि जी इसका आउटकम आपको क्या नज़र आ रहा है, पीस बोर्ड की मीटिंग के बाद पाकिस्तान पे किस तरह का दबाव आ सकता है? जी हाँ, पहली बात तो ये है कि हमने बहुत जल्दी कर दी वहाँ जाने में। मैं अपने सियाको सबाक और अपने मंतिक और आर्गूमेंट पेश कर सकता हूँ कि हमें देर के बजाय हमें और जल्दी करनी चाहिए थी, और मैंने उसके कुछ आर्गूमेंट दे दिए, 2-3 और आर्गूमेंट जोड़ देता हूँ मैं उस पर कि हमारे पास देखिए नाक़दीन, या मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने खिदमत अंजाम दी है यूनाइटेड नेशंस में। आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको इस पर बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करके बता दूंगा। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के एंड मुताबिक नहीं है, उससे हटकर है, एक नेशन का अल्टरनेट मालूम होता है। ट्रंप खुद भी इसका इंदिया दे चुके हैं। गजा का 100% इसमें जिक्र नहीं है, इसमें जिक्र है कॉन्फ्लिक्ट्स का, और यही वजह है आपने अभी जो बात की भारत की, इंडिया की, कि वो अब कश्मीर की तरफ भी जा सकता है, वो और बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया के उस तरफ। और उसका तो शुरू से ख्वाहिश थी डोनाल्ड ट्रंप की कि वो किसी तरीके से ऐसी कोई पावरफुल प्लेटफॉर्म बना ले जिसमें कि वो दुनिया में सबसे बड़ा पीस का दाई बन जाए। हालांकि ईरान का मामला तो अभी दूसरा चल रहा है, आने वाली बात है। तो अभी वापस बात आ जाते हैं कि पाकिस्तान पर क्या इसके दबाव आ सकता है। पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने इस मामले में जाके हिस्सा न लिया तो पाकिस्तान पर जो इंटरनेशनली जो आइसोलेशन आएगी वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नुकसानदेह साबित होगी। जहाँ तक ताल्लुक है, अगर हमारे अकाबरीन और प्राइम मिनिस्टर आज मीटिंग अटेंड करके जब वापस आते हैं या वहाँ से स्टेटमेंट दे दें कि क्या फैसला हुआ है और उसमें हमारे क्या किस लिहाज से हम फ़लस्तीनी भाइयों की जिंदगियों को बचा सकते हैं, और वो जो कि हमारा मकसद है, तो वो कौम हमारी थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी जो करते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि खुदारा कोई अल्टरनेट तो बता दें।
यूनाइटेड नेशंस ने 6 रेजोल्यूशन पास किए, वीटो भी एक कर दिया अमेरिका ने, वो जेनोसाइड जारी रहा। इस बोर्ड ऑफ पीस के आने के बाद अच्छी है, खराब है, गंदी है बोर्ड ऑफ पीस, कम से कम एक सीज फायर हुआ जहां 100 और 150 अफराद रोजाना वो शहीद कर देते थे, अब 2 और 3 और 4 वो भी बहाना है। जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बन जाएगी तो उनके होते हुए वो गोलियां चलाना उनके लिए आसान नहीं होगा, या बम्बार्डमेंट का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी वक्त कम होता है, एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, लावाबाली हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, जब उनकी बात कोई ना मानी जाए तो एकदम से उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। इंडिया में इस वक्त मीडिया जितना प्रोपेगेंडा कर रहा है वो कह रहे हैं कि कहीं बस पाकिस्तान के मामले में ज़रा सी ट्रंप गलती करेगा और पाकिस्तान फिर आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। आपको उस तरह की कैफियत बनते हुए नज़र तो नहीं आ रही फ्यूचर में? पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को नेविगेट करके चल रहा है, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एरिना में। इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को जिस हिसाब से नेविगेट करके चल रहा है, इसी एहतियात और एतमाल के साथ चलता रहे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इससे निकल भी जाएगा और इससे फवायद भी ले जाएगा, जो कि पाकिस्तान का हक बनता है। इंडिया तो ज़हर इंतजार, मैं कहता रहा जब टैरिफ की बात भी आई थी जब इंडिया पर, मैं कहता रहा था कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मैं इसको अवेल किया जाए। तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी अगर हम नहीं शामिल होती हैं तो ये बंद हो जाएगी। शामिल होते हैं तो कोई हमें हथकड़ियां पहना के नहीं रखेगा, जब चाहे हम वापस आ सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपके इस पे एनालिसिस के लिए। अब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक की जानिब पढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। पॉलिटिकल एरिना पे इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई के साथ डील के लिए 2 बार संजीदा कोशिशें हुई हैं, मगर उनकी जानिब से किसी भी किस्म की डील का जो दरवाज़ा है वो बंद किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मसला मुलाकात या इलाज नहीं बल्कि सियासी दबाव बढ़ाकर मुल्क को अफरा तफरी की तरफ धकेलने की कोशिश है, जिसने पीटीआई को भी मुश्किल में डाल दिया है। उधर हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फ़ोर्स बनाने का ऐलान करके सियासत में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने बताया कि ईद के बाद पेशावर में इस फोर्स की हल्फ बर्दारी होगी। पीटीआई रहनुमा शफी जान का कहना है कि ये फ़ोर्स मज़ाहमत का हरावुल दस्ता साबित होगी। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर ये इनके मामलात हैं, ये प्लान्स हैं, तो फिर रमज़ान में मुलाकातें भी बंद ही समझे बानी पीटीआई के साथ। ये सिचुएशन। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी ने सवाल उठाया कि फ़ोर्स बानी पीटीआई को आखिर कैसे रिहा करवाएगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि गैर हलशुदा सियासी तनाज़ात मुल्क को बारूद के ढेर में बदल रहे हैं और वाहिद रास्ता मुकालमा है। अब क्या मामलात बनेंगे, किस तरीके से बानी पीटीआई के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन से कारगर ऑप्शंस हैं, क्या ये जो फोर्स है ये चल पाएगी, क्या ये अपने मकासद हासिल कर पाएगी, और बानी पीटीआई के लिए क्या मज़ीद सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब भी बता रहे हैं। एहतशामुल हक साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि बानी पीटीआई किसी डील के लिए रेडी नहीं है। हम साफ अल्फाज में बात करेंगे, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, हर जगह चल भी रहा है इस वक्त। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी ऑब्वियसली अगर आपने वही एहतजाजी सियासत करनी है तो आप समझ लें कि फिर रमज़ान में मुलाकातें बंद हैं। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को अब क्या कौन सा रास्ता किस तरीके से अपनाना चाहिए, किस तरीके से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी होगी, या आप समझते हैं कि ये उसी रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब भी इस सारी सिचुएशन में काफ़ी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रही किसी भी किस्म की जो डील है या रिहाई के हवाले से मामलात। जी आमना देखें, जैसे आपने जिक्र किया रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और आमतौर पर यही देखा जाता है कि सियासी सरगर्मियाँ जो है ना वो थोड़ी मान पड़ जाती हैं, लोगों का फोकस दीनदारी नमाज रोज़े पे चला जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शायद सड़कों पे आना जाना तो कम हो जाएगा, पार्लियामेंट में अंदर शोर वोर तो कम होगा, लेकिन बंद दरवाज़ों में बहुत कुछ हो रहा है। आज पहली रमज़ान को आमना मैं आपके साथ बहुत सारी नई खबरें भी शेयर करूँगा और बताऊँगा भी कि हो क्या रहा है। देखिए आप इसको राना सनाउल्लाह के बयान को मिला के आपने देखना है गंडापुर साहब ने जो 2 दिन पहले धरने में जो बातें की थी। देखिए कोई चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं होती, और आप जहन में रखिएगा कि राना सनाउल्लाह बहुत मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं और वो कोई बात ऐसी आमना नहीं करते कि जो प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो या उन्हें अंदाज़ा ना हो कि पीएम किस तरह इस हवाले से सोच रहे हैं।
ये वही राना सनाउल्लाह हैं जिनके बारे में जिन्होंने बड़ी सख्त बातें की थी पीटीआई के बारे में। उनकी बेगम चंद दिन पहले फिर एक क्लिप चला था कि हमारे साथ जो ख़ानदान के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई थी, मेरे दामाद के साथ हुई थी, वो हम नहीं भूले, हमने मामला अल्लाह के पास छोड़ा हुआ है। और राना सनाउल्लाह जिस तरह आप देख लें, वो काल कोठरी से निकाल के बाहर लेके आए थे, 20 किलो हेरोइन का मुकदमा था, फांसी घाट तक उनको ले जाया गया था। अब ये मामला क्यों ऐसा रिवर्स हुआ? देखिए, अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, राना सनाउल्लाह का आमना ये कहना कि जी वो डील नहीं चाहते, हमने बात की है, और दूसरी तरफ ये कि जी अगर उनका पुराना एक बयान देख लें कि जी जितनी जवामर्दी के साथ उन्होंने जेल काटी है उसकी तो दुश्मन भी तारीफ़ करते हैं। आमना इसको आप इस तरह से देखें कि ये क्यों इस हवाले से बयान दिए जा रहे हैं। ये देखें, एक तरफ तो पीटीआई के लोग, उनके फॉलोअर तो बड़े खुश हो रहे हैं कि जी हमारा लीडर तो एक वो ग्लैडिएटर के तौर पे, वो वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड के तौर पे सामने आ रहा है, और के वॉरियर और जनाब जितने ऑब्जेक्टिव लगा दें कम हो जाएं, तो वो तो खुश हैं। क्यों खुश हैं? वो तो यही है कि जी ठीक है, वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है और जंग वो अपने जेल में ही रहेंगे। हमने मेरी तला ये है, मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा स्पेशल टास्क सौंपा गया राना सनाउल्लाह को। कि आपने ऐसे हालात पैदा करने हैं कि अगले 3 साल तक बानी पीटीआई बाहर ना आए और ये वक्त इसी तरह गुजर जाए। देखें, जहाँ तक बानी पीटीआई की रिहाई का ताल्लुक है, डील का ताल्लुक है, आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले 2 बड़ी अटैम्प्ट्स हुई थी। एक तो आपने देखा 10-10 लोग मुंतखब हुए थे दोनों साइड से पार्लियामेंट के, जिनसे ये तय हुआ था कि जी उनकी मुलाकात करवाई जाएगी बानी पीटीआई से, वो नई मुलाकात हो सकी थी। अच्छा, उसके बाद आप देख लें ये बात जिस अंदाज से आगे गई थी, और नवंबर तक, पिछले साल नवंबर तक एक से ज़्यादा मरतबा आपको याद है इमरान खान साहब बानी पीटीआई ये कहते रहे हैं कि जी मेरी इस्टेब्लिशमेंट से बात कराई जाए और मैं सिर्फ फील्ड मार्शल से मुलाकात करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं भी क्यों कह रहे थे? और फिर आपको वो क्लिप याद होगा लीमा बीबी का, जो बड़ा जिसको कहते हैं तंग आके ज़िच होकर बंदा बात करता है, हमें बताएं हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम क्या करें कि इमरान खान बाहर आ जाए। तो वो बेबसी थी बड़े वाज़े तौर पर कि जी बताएँ। वो डील विल भी तैयार थी, सब कुछ था। और मैं आपको बताऊं, कल ही आप देख लें हमारे आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में नईम पचौता साहब बैठ के कह रहे हैं हाँ जी कोई डील हो रही थी, बातचीत चल रही थी, और ये कि जी अपना कोई हमें भी बताया जा रहा था कोई रिहाई की बात हो रही है। तो ये सारी बातें ऐसे नहीं थी, ये एनआरओ की बात हो रही थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, सासी थ्योरियाँ अपनी जगह चल रही होती हैं, लेकिन जो खबरें हम ढूंढ के तलाश करके लेके आ रहे होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ वजन होता है। और होता है कि एन वक्त पे 11th आवर पे कोई ना कोई चीज़ तब्दील हो जाती है। अब इनके मसले में जो कुछ हुआ है, लेकिन ना ये गंडापुर का कहना कि जी बड़ा सिंसियरली एफर्ट किया मोहसिन नकवी ने, और मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो एक तरह एक पूरी कोशिश कर रहे थे कि मामला किसी तरीके से ये तय हो जाए, कोई डील हो जाए और उनको अस्पताल से निकाल लिया जाए, अपना जेल से ला के अस्पताल या फिर वो बनी गाला या ज़मान पार्क में किसी जगह ले जाया जाए। अस्पताल ले जाने वाली बात तो अभी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सवाल ये भी हो रहा है ना कि सब कुछ हो गया, आपने देखा तो फिर क्या इतनी नाक़िस हिकमत अमली थी। हाँ, हिकमत हमली थी कि जनाब धरना पार्लियामेंट का ख़त्म हो गया बगैर कुछ हासिल किए हुए। पार्टी के अंदर तकसीम क्या बताती है, फिर ये भी बताती है कि मौसर तरीक़ाकार नहीं है उनको छुड़ाने के लिए, रिहाई के लिए। अब ऊपर से एक और बात आ गई है कि जी वो एक रिहाई फोर्स बनाई जाएगी। अभी मेरी इत्तला हमने ये भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बानी पीटीआई, लीमा बीबी, गौर, ये लोग अब तंग होना शुरू हो गए हैं, जिसका नाम है सुहेल आफरीदी से। इनका ये ख्याल था कि वो डिलीवर करेगा, कुछ करेगा, इनको लग रहा कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे बताएं, हम ना 26 नवंबर उससे पहले जितना बड़ा घमसान इस्लामाबाद में पड़ा था, अब ये कोई ख़बर नहीं है छुपाने वाली, किस तरीके से कितने हज़ार लोग आए थे। वो एक बड़ा आइडियल टाइम था कुछ अचीव करने का। बुशरा बीबी भी थी, गंडापुर भी थे, उस वक्त कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ से आपको पता मारदाड़ भी, शहादतें भी हुई थी, उसमें नहीं जाते किसके लोग कितने मारे गए थे, लेकिन इससे ज़्यादा पुरजोर एहतजाज नहीं हो सकता था जो किसी को दबाव में ला सकता था। नहीं कुछ हुआ। अब मुझे बताएं कि ये फोर्स बनाने से गली गली मोहल्ला कि जी चेन एंड कमांड होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए आमना। ये हमारी, आप समझदार हैं, समझती हैं सारी बातों के, हमारे मुल्क में तो ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की होनी थी, उसमें भी बड़ी नज़रें थी कि शायद वहाँ से कुछ बर्फ़ पिघलेगी। अब वो मुलाकात कहाँ? अच्छा, ये अच्छा किया आपने। जी जी, हम बूढ़े हो रहे हैं ना, चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा कि आपने मैंने याद कराई बात। देखिए, ये मुलाकात एक तो कुछ उनकी अपनी मसरूबियात वगैरह रही और फिर वो चले गए। आपने देखा आज वाशिंगटन बैठे हुए हैं वहाँ पे। एक तो ये वजह बनी। दूसरी वजह ये है कि ये जो अचकज़ई साहब ने 1-2 जगहों पे बात की है, फिर दोहराई ये बात आमना, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई मैंडेट नहीं है।
मुझे नहीं पता कि मैं कोई बात हुकूमत से मनवा लूँ। एक वजह यह भी बताई जा रही कि जो शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग डिले हुई है कि मुझे पता चल जाए कि मैंने क्या बात करनी है और क्या बात मनवानी है, किस बात पे फिर बानी पीटीआई उनकी पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए वो भी सस्पिशन का शिकार हैं, अभी भी कोई बात नहीं कर रहे। राजा नासिर जिस तरह बात कर रहे हैं, पीटीआई सारी उनके ऊपर चढ़ हो रही है। उन्होंने जिस तरह कहा कि जी जिस तरीके से हमारे बानी पीटीआई के जानने वाले जो डॉक्टर नदीम हैं उनसे मुलाकात करवा दी गई थी, उसके बाद हमने देखा हमारा मामला ठीक हो गया तो पार्लियामेंट से हमने बगैर अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। अभी देखें ये सारी चीज़ें डॉट्स अगर कनेक्ट करना शुरू करें तो हम ना अल्टीमेटली लूज़र कौन नज़र आ रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के साथ जो हुआ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ, जितनी आप देख लें उनके बाहर लोग बैठे हैं माल बना रहे हैं, ब्लॉगर्स और वीलॉगर्स, वो तो चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे, मामला इस तरह। कुछ पार्टी के अंदर और लोग भी हैं वो कहते हैं, आदिमा बीवी के बारे में लोग पार्टी के अंदर कहते हैं, शेर अफजल मरवत ओपनली कहते हैं यही बात आपने देखा, ये गंडापुर भी कह चुके हैं और लोग भी इनडायरेक्टली बात कर चुके हैं कि जी यही मामला इन्हीं के हाथ में, जब तक इनसे बड़े मशकूक से वो कैरेक्टर के तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि उनके बयान बड़े मिक्स एंड अजीब से सामने आ रहे हैं। देखिए हम ना ये बात माननी पड़ेगी। एक तरफ मैंने आपको बताया कि जो अच्छा गई साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं, गंडापुर के साथ जो मामला हो रहा है, देखिए आज सारे लोग उनकी आज तारीफ़ कर रहे हैं कि वही बंदे थे जिन्होंने पुल का किरदार भी अदा किया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला रखे, अपने सूबों को भी चलाने की कोशिश की और इवेंचुअली उनको जिस तरीके से साइड लाइन किया गया और फिर एक हार्ड लाइनर यूथ को ले जाने वाला, ले के साथ चलने वाले बंदे को लेके आया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। देखिए सियासत में हम ना कोई दिन ऐसा आता है कि जब आपकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है और आप अपने कार्ड ऐसे खेलते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने में, अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मसला डिफरेंट है, जो फ़ायदा उठाती है ना हुकूमत, वो इनके अपने अंदर के इख्तलाफात से फ़ायदा उठाती है। इस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, मैंने लास्ट में वो तो कह चुके हैं हमने बात ही नहीं करनी। आपको याद है ये बात कई दफ़ा हुई, मानी पीटीआई ने कहा कि जी ऑलमोस्ट बैक किया जी मेरी बात करवाएं माँ, वो क्या था, वो सब डील वाली बातें थी। अब इस स्टेज पे ये जो सब कुछ राना सनाउल्लाह ने कहना शुरू कर दिया है, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बात समझ आ रही है। जिन लोगों से बात हुई है मैंने, वो कहने लगे नहीं भाई ये प्लानिंग और स्कीम के तहत सब कुछ हो रहा है और ये है कि इतना ऊंचा ले जाएं इनके मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर बेहतर होते हैं तो फिर ज़ाहिर है बेनिफिशरी तो वो भी हैं इस सारे सिस्टम। वही है ना, अब ना देखें ये जो आप बात कर रही हैं, यही बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी PMLN का बहुत बड़ा जिसको कहते हैं वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कभी भी ना ठीक अभी ठीक होंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी पूरा आ जाएगा। जो बयानात थे वो बता रहे थे कि वो एजिटेशन का शिकार है। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपका इस पर बड़ा अहम तज्जिया सामने आया। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक आएंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की 22 साला फाइनल ईयर की तालिबा फरीहा, उसके हवाले से जो आज़ाद कश्मीर से ख्वाब लेकर लाहौर आई थी ज़िंदगी की जंग हार गई। शाम 7:15 बजे फरीहा हॉस्टल से नीचे गिरी, अस्पताल पहुंचाई गई मगर जान बर ना हो सकी। पुलिस हुकाम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फरीहा गुज़श्ता 6 माह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। पुलिस ये बताती है कि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहला वाक़या है। इससे पहले रायवंड की निजी यूनिवर्सिटी यानी लाहौर में ही हमने देखा था कि 2 तालिबात भी इमारतों से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर चुके हैं और ये ख़बरें अब बढ़ती ही चली जा रही हैं। क्या ये महज हादसात हैं या तलबा में ज़हनी दबाव का बढ़ता हुआ संगीन मसला? फरीहा के वुरसा ज़ाती मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, इसी कानूनी कार्रवाई से गुरेज़ हैं। ये खामोशी भी कई सवालात छोड़ जाती है। क्या हमारे यहाँ तालीमी इदारे डिग्रियाँ सिर्फ देने के लिए हैं? जो तलबा की जो सेहत है, जहनी सेहत, उसको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? वालिदैन और असातिज़ा के लिए कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है इन तालिबात के साथ और अपने बच्चों के साथ? बेशुमार सवालात हैं और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उस पर किस हद तक गफलत के लिहाज से ज़िम्मेदारी आयद होती है, इसका लीगल एंगल भी जानने की कोशिश करते हैं और सोशल एस्पेक्ट पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब ने। थैंक यू सो मच वकास साहब फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही वाला सवाल कि हमने पहले भी देखा कि 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके हवाले से खबरें आई थी। एक का तो समझ में आ रहा था कि जी एब्सेंस थी कुछ, जिसकी वजह से कुछ मामलात यूनिवर्सिटी के तरफ से एक दबाव था, ये इशू सामने आए। फिर दूसरा हमने देखा कि एक बच्ची ने भी उसी यूनिवर्सिटी से सेम फ्लोर से किया और उसमें कुछ पर्सनल मैटर सामने आया था।
अब ये तीसरी तलबा है जिसको हम देख रहे हैं कि इनकी जानिब से ये कदम उठाया गया है इस तालिबा के हवाले से। सो आप क्या समझते हैं कि बढ़ता हुआ रुझान, क्या ये एक वाक़े के बाद हम देखते हैं कि दूसरा वाक़या, तीसरा वाक़या, ये जो कड़ी बनती चली जा रही है, कहाँ पर गफलत हो रही है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मरने के अमल से लरसता है दिल मेरा, हालात ने कुछ इस तरह से कुचला है तमन्ना को मेरी, कि अब तो इकबाल का वो मिसरा भी नहीं पढ़ता मैं, कि ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हम जब भी तलीमी अदारों की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, तो हम अपने बच्चों को या इन तलबा तालिबात को किसी एक ऐसी जगह पे देखना चाहते हैं जहाँ पे ये रोशनी बिखेरें या माशरे का ऐसा फ़र्क बनकर यहाँ से निकलें जो पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क रियासत, अपने ख़ानदान के लिए जो है नेकनामी को पेशामा साबित हो। लेकिन गुज़िश्ता 8-10 महीनों से जो प्रैक्टिसेस हम देख रहे हैं तलबा की तरफ से, जो सुसाइड कमिट करने की कोशिश की जाती है, जहनी दबाव, जो प्रेशर है, तलीमी इदारे ज़िंदगी बनाते हैं, संवारते हैं, इंसान की इस्लाह करते हैं, इंफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन हालात शायद यकसर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इसके अंदर एक तगय्युरात या तब्दीलियों को बढ़ता हुआ जो तूफ़ान नज़र आ रहा है, तलबा और तालिबात का जो रुझान नज़र आ रहे हैं। देखिए, किसी भी शख्स के ऊपर प्रेशर आ जाना, हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो हमें हमेशा मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी जो है वो जवाब मर्दी के साथ आगे बढ़ने की दर्स देता है या तलीमात देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर आता है हमारे तलीम द्वार के अंदर, हमारे कैरियर के अंदर, लेकिन इसका हर मतलब नहीं कि कोई शख्स इतना दिल बर्दाश्ता हो कि वो खुदकुशी जैसा इंतहाई इकदाम जो है वो उठा ले। इसी तरह इससे पहले जो दीगर मामला थे, 2 जो इस तरह के इंसिडेंट हमारे सामने आए, तीसरी मंजिल से या चौथी मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई और अपनी जान दे बैठे, या जो भी उनके मामला थे। अच्छा, इसमें जो कम्युनिकेशन गैप है वो सबसे बड़ा जो है वो जहर कातिल साबित होता है, जो तलबा और उनके पेरेंट्स के दरमियान है, जो साथीज़ा और उनके जो तलबा के दरमियान है। आई थिंक हम देखते हैं आमना साहबा कि हम अपनी सोसाइटी में एक कमरे के अंदर 5 लोग भी बैठे हैं, एक फैमिली मेंबर, तो 5 लोग जो है वो अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। वो एक दूसरे के साथ मुहातिब नहीं है। वो जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो चाहे मोबाइल फोन से पैदा हो रहा है या मोबाइल फोन से जो जिस शख्स से बात कर रहे हैं उससे वो जन्म ले रही है। लेकिन वो जो कमरे में 5 लोग बैठे हैं, जो भाई है, बहन है, माँ बाप हैं, वो एक दूसरे पे कंसंट्रेट करने की बजाय, फोकस करने की बजाय या जिंदगी संवारने की बजाय वो अपनी जिंदगी उन मोबाइल फोन की नजर कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, और जो अपने घर वालों से कम्युनिकेशन गैप है। शायद ये चीजें जो है ना हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं कमीशन ऑफ क्राइम में सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी दे रही हैं। अब यूनिवर्सिटीज इस हद तक इसमें किस हद तक जिम्मेदार है, कॉलेजेस किस हद तक जिम्मेदार है। मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इसमें बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार है। बिल्कुल कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का काम है टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग करना, लेकिन उससे पहले माँ की गोद पहली दस्तगाह है, बाप सोचो का महवर और मरकज है। अगर कहीं पे कोई कमी, कोताही, कज्जी, नक्स बच्चे की जो रुझानात के अंदर, टेंडेंसीज के अंदर नजर आ रहा है, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन नजर आ रहा है, और ये नजर आ रहा है कोई इंतहाई इक़दाम उठाएंगे, तो वालिदैन को सबसे पहले उनका जो जिंदगी का हक है उसको सिक्योर करना चाहिए। इसी तरह रियासत का भी ये काम है, आइन के आर्टिकल 9 के अंदर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ और राइट ऑफ लाइफ को इंश्योर करना। हमारे आइन के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे बुनियादी जो आर्टिकल 9 है वो राइट टू लाइफ की इंश्योरेंस की बात करता है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी अब लॉ के हवाले से बात कर रहे हैं, चूँकि इस तालिबा की जो पेरेंट्स हैं उन्होंने किसी भी किस्म की लीगल कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स से मना कर दिया है, वो गुरेज कर रहे हैं। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम देखें कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो इसी तरीके से दब जाएं, खामोश हो जाएं, उनकी वजूहात सामने ना आएँ, उनके तदारुक के लिए काम ना किया जाए फिर। सो वजूहात फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों। इसके लिए आप क्या समझते हैं, अभी भी कोई लीगल एवेन्यूज़ हैं कि कार्रवाई हो, आगे बढ़ सकती है, तफ्तीश हो और पता चले कि बेसिकली हुआ क्या, ताकि उस पर हमारा माशरा काम करे? देखिए जी, अगर हम वजूहात पे काम कर ले और शायद हम कमीशन ऑफ क्राइम के अंदर दर्द देखने को मिल सकती है पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी क्राइम कमिट होता है वहाँ पे उसके असबाब गरादने की कोशिश की जाती है, इसकी वजूहात, इसकी रीजनिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस का जायजा लिया जाता है, और पूरी दुनिया की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसी तरह डेवलप और एस्टैब्लिश की जाती है ताकि आइंदा वक्त में कम अज कम नुकसान हो या उन तमाम हालातों वाक़यात का इंसदाद हो सके जो कि एक शख्स की या फर्द की जान लेने पर तुल जाते हैं।
अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, क्या उनको हम मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया जा सकता है। वो इसलिए सेफ्टी के लिहाज से हम कह सकते हैं वो कितनी बार जालियां लगाएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग एक आप नहीं समझते यूनिवर्सिटीज में होना जरूरी है, जहां पर हम उनको बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल तक तो हम उनको कह सकते हैं कि उनकी नेग्लिजेंस हो सकती है। अभी रिसेंट टाइम के अंदर जो है 3-4 रिपोर्ट्स आई और हम गुस्त बदंदा हुए, दांतों में उंगलियां दबाए हुए हैरानगी का इजहार करने पे आमादा थे कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज का इंकशाफ कर दिया गया कि 24 करोड़ अवाम में से 6 से 7 करोड़ लोग जो है वो मेंटल हेल्थ का शिकार हैं। इट मींस कि हमारे तलीमी अदारों के अंदर बच्चों पे जो प्रेशर है कि जब 23-24 साल की उम्र में वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, वो लॉ की डिग्री कंप्लीट करेंगे, इंजीनियरिंग की डिग्री, वो मेडिकल की डिग्री, उसके बाद जॉब्स कैसे करेंगे, वो अपना कैरियर कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, अपने घर वालों को कैसे फीड करेंगे, उनकी ब्रेड एंड बटर को कैसे मैनेज करेंगे, फिर उसके बाद अगर वो शादी करते हैं तो अपनी फैमिली को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। और इतने ज्यादा मेंटल प्रेशर्स के साथ और एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ, आई थिंक कि जहाँ पे उम्मीद कम नजर आती है वहां पे काउंसलिंग, वहां पे इनकी मेंटल हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक जेल में भी कैदी है तो जब तक उस उम्मीद का दामन थाम के रखता है वो चीजें चलती रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैं बात जरूर गोशगुजार करना चाहूंगा कि जो शख्स खुदकुशी करता है वो अगर किसी शख्स के ऊपर भी इल्जाम लगाता है कि मैं इसकी वजह से खुदकुशी कर रहा हूं, तो वो इसलिए एक्सेप्टेबल या एडमिसिबल नहीं है कि वो बजाते खुद जुर्म कर रहा है। सेक्शन 325 मौजूद था पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, जिसमें खुदकुशी इन इट सेल्फ एक ऑफेंस है। अभी रिसेंट टाइम के अंदर उसमें ओमिट भी कर दिया गया, लेकिन इन इट सेल्फ दिस इज एन ऑफेंस, दिस इज अ क्राइम। तो लिहाजा खुदकुशी करने वाला किसी को दूसरे शख्स का जिसका नाम मेंशन किया जाएगा उसे किसी किस्म की कानूनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा बिल्कुल राइट। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज साहब अपना टाइम देने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में अफसोसनाक खबर का जिक्र करेंगे। सोल्जर बाजार में रमजान मुबारक की पहली सहरी पर ही कयामत टूट पड़ी। गुलराना कॉलोनी की एक तंग गली में गैस लीकेज के धमाके ने पूरी इमारत ज़मीन बोस कर दी। मलबे तले दबकर दर्जन से ज़ायद शहरी पल भर में मौत के अंधेरों में गुम हो गए। इब्तदाई तहकीकात बताती हैं कि ये सानेहा सिलेंडर नहीं, नाकिस गैस फिटिंग, प्लास्टिक पाइप और अचानक तेज़ सप्लाई का नतीजा था। इमदादी टीमें पहुंची, लाशें अस्पताल मुंतकिल हुई, मगर कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे हो गए। ये वही कराची है नाजरीन जो मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, मगर उसके बासी हर लम्हा मौत के रहमो करम पर क्यों है। आज सोल्जर बाज़ार हो रहा है, कल कोई और इलाका नुहा को ना होगा। हमने यही मंजर कुल प्लाजा में भी देखा था, जहां 1200 दुकानें राख, और हम देख रहे थे कि जो लोग हैं वो किस तरीके से जलकर भस्म हो गए। कभी आग, कभी इमारतें, कभी सड़कें, कभी डंपर। कराची में जीने का कोई महसा बाकी क्यों नहीं। अदाद-ओ-शुमार चीख चीख कर बताते हैं कि 2025 में 830 अफराद ट्रैफिक हादसात में, 89 डिकेती मज़ाहमत पर और 400 से ज़ायद फायरिंग में जान गंवा बैठे हैं। लेकिन कब तक ही मामला चलता रहेगा। गैस लीकेज, करंट, डूबना, जलना, ये सब हादसे नहीं बल्कि एक मुसलसल गफलत की दास्तान है। इसके बासियों का सादा सवाल बस इतना सा है कि ये शहर पूरे मुल्क को पालता है, मगर इसके शहरियों का जान का तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। ये नाअहली है, बैड गवर्नेंस है, या फिर इज्तिमाई बेहिसी। सवाल एक ही है कि आखिर कब कराची के बासियों को जीने का हक़ मिलेगा और यहाँ की इंतज़ामिया कब जागेगी। दावे तो कई करते हैं हर हादसे के बाद, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उन पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए अगला वाक़या जो है वो हमारे सामने आ जाता है। ख़बर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।